अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। ऑपोजिशन जमातों ने, पीडीएम ने अल्टीमेटम दिया था वजीर आजम इमरान खान को कि 31 जनवरी तक मुस्ताफी हो जाएं, वरना 1 फरवरी को पीडीएम का इजलास होगा जिसमें लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी कि अब वजीर आजम इमरान खान के पास सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। अगर 4 घंटे में इस्तीफा नहीं आता तो नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF और दीगर जमातें अपने अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे। पीडीएम का जो अगला इजलास है वो 1 फरवरी को तो नहीं है, 4 फरवरी को है। और जो दीगर रहनुमा है पीडीएम के, वो ये कह रहे हैं कि अगले लाए अमल का फैसला इसी इजलास में किया जाएगा। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या पीडीएम लॉन्ग मार्च करेगी, और अगर करेगी तो कब करेगी? सेनेट इंतखाबात से पहले करेंगे या सेनेट इंतखाबात के बाद करेंगे? क्योंकि अगर पहले करते हैं तो फिर पीडीएम ने कहा था कि जब हमारा लॉन्ग मार्च होगा इस्तीफे हमारे हाथ में होंगे। लेकिन अगर इस्तीफे हाथ में होंगे तो फिर सेनेट के इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? अहम सवाल यह भी है कि इससे पहले जो पीडीएम ने इनकलाबी इकदामात कहे थे, जिसके जरिए वो जनवरी तक हुकूमत को गिराना चाहते थे, वो इनकलाबी इकदामात पीछे चले गए हैं। यानी कि इस्तीफे अब तक आए नहीं है। सिंध असेंबली की कुर्बानी की बात की थी, वो कुर्बानी दी नहीं गई है। और अब पीडीएम की दूसरी बड़ी जमात पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमें जमहूरी और आईनी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाना चाहिए। यानी कि अदम एतमाद की तहरीक के जरिए पीडीएम चाहती है कि हुकूमत का खात्मा करे, जिस पर नून लीग और JUIF को तहफ़्फ़ुज़ात है कि ये मुमकिन नहीं है। नंबर्स हमारे पास है नहीं। आज हुकूमती वज़रा, चाहे वो असद उमर साहब हो, डॉक्टर शहबाज गिल हो, वो कह रहे हैं कि 31 तारीख आ गई है, हमारा इस्तीफा तो नहीं आना, आपने जो इस्तीफे दिए थे वो भी नहीं आने, और लगता है कि जो इस्तीफे आपने मुंह पे मार रहे थे अब वो अपने मुंह पे मारने पड़ेंगे। तो यानी कि वो तंज और तानों से इस वक्त काम ले रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब PMLN के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कुछ 4 घंटे बाकी हैं इस वक्त 12 बजने में। वजीर आजम का इस्तीफा तो नामुमकिन सा लगता है। पीडीएम का अगला लाएअमल क्या होगा? क्या अगले इजलास में बाकायदा लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया जाएगा, जैसे कि ऐलान लाहौर में तमाम पार्टीज ने साइन करके कमिटमेंट की थी? नहीं, देखें, ये 4 घंटे अभी बाकी हैं और इसमें आप इतने जो है वो नाउमीद ना हो। शर्म एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी को किसी वक्त भी जो है वो आ सकती है। अगर वज़ीर आज़म को शर्म आ गई कि उसने जो हाल किया है इस मुल्क का, एक कौम का, जो उसने फ्रॉड किए, जो उसने वादे किए इस कौम के साथ, और उनमें से कोई एक वादा भी पूरा नहीं कर सका, तो हो सकता है, मतलब उम्मीद की जानी चाहिए आप उम्मीद लगा कि कर अगर बैठे उन्हें हुए शर्म आ जाए सारे तो वज़रा वो तो कह रहे हैं शर्म इस्तीफा से हमारा नहीं आना, जो है आप उम्मीद वो लगा कर इस्तीफा बैठे दे हुए अभी दें। तक। और ये जो बेशर्म किस्म के उन्होंने जो है ये मिनिस्टर बनाए हुए हैं, जो उन्हें इस बेशर्मी के ऊपर कायम रहने के ऊपर मजबूर करते हैं, तो हो सकता है कि वो इनकी बात को जो है वो तस्लीम ना करें। लेकिन अगर उन्होंने तस्लीम ना किया तो मैं अपनी पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो मैं बता सकता हूँ। मैं अपनी पार्टी लीडरशिप की जो सोच है उसके मतलब मैं बता सकता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बताइए राना साहब, बताइए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, नहीं, सुन लेना, मैं यही बताने जा रहा हूँ ना। आप मुझे बताने दें। मैं यही बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बतौर जमात और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, हम आज भी ये समझते हैं कि अगर पूरी अपोजिशन इस्तीफ़े दे तो इस मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन इस कठपुतली सिलेक्टेड हुकूमत से करवाना मुमकिन नहीं है। मैं ये दावे से कहता हूँ। और हमारा आज भी ये मौक़िफ़ है कि पीडीएम में बैठी तमाम जमातें जो हैं वो इस्तीफ़े जो है वो दें। हम इसके लिए जो है वो कोशिश भी करेंगे, हम उनको कन्विंस भी करेंगे। और दूसरी बात ये है कि लॉन्ग मार्च जो है ये 4 तारीख को जो सरबराही मीटिंग जो है वो होने जा रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने तौर पे ये पूरी कोशिश करेगी कि 4 फरवरी को लॉन्ग मार्च की जो है वो डेट का ऐलान किया जाए। और हम इंशाअल्लाह ताला उस लॉन्ग मार्च को भरपूर बनाने के लिए, उसे फैसला कुन बनाने के लिए जो है अपनी भरपूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि राना साहब, जो फैसला है यकीनन वो पीडीएम के इजलास के बाद ही होगा। लेकिन मैं यही जानना चाह रहा था कि नून लीग किस सोच के साथ जाएगी। पहले लॉन्ग मार्च वाले ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। नून लीग का क्या ख्याल है कि क्या तारीख होनी चाहिए लॉन्ग मार्च की? सेनेट इलेक्शन से पहले होने चाहिए, सेनेट के बाद होने चाहिए, फिर रमजान भी है, उसमें शायद
अवाम आपका साथ ना दे सके, जैसे सर्दियों में आप कह रहे थे कि वो साथ नहीं निकल सकेंगे, तो क्या आपके जहन में तारीख क्या है, कब होना चाहिए लॉन्ग मार्च, फैसला कुन लॉन्ग मार्च? देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो डिक्टेट करना चाहती भी नहीं है, और ये कोई जमहूरी असूल और मौक़िफ़ भी नहीं है कि हम तमाम पार्टीज़ को जो है वो कोई डिक्टेशन के अंदाज में जो है वो बात करें। हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये डेट जो है वो मार्च की कोई डेट जो है वो होनी चाहिए, और कम से कम 30-40 दिन जो है वो तैयारी के लिए जो है वो मिलने चाहिए, और उसके बाद भरपूर अंदाज से जो है वो मुल्क के तमाम हिस्सों से पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध से चले, हम इधर पंजाब लाहौर से जो है वो हम अपना आगाज़ करें, इसी तरह से मौलाना, तो एक ऐसा लाहे अमल बनाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि जो एक फ़िगर सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दी है जी, तो उसके करीब करीब जो है या उतनी तादाद में लोगों को इस्लामाबाद में जो है वो इकट्ठा किया जाए। तो राना साहब अगर आप कह रहे हैं कि मार्च में हो, तो यानी कि मार्च में सेनेट के इंतखाबात के बाद हुई है लॉन्ग मार्च? नहीं, सेनेट के इलेक्शन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, सेनेट का इलेक्शन जो है वो कोई अवाम ने तो नहीं लड़ना, ये अवामी इलेक्शन तो है ही नहीं जी। मैं तो सिर्फ 19 फरवरी के हवाले से ये बात कर रहा हूँ कि ज़िमनी इलेक्शन है। हाँ। और ज़िमनी इलेक्शन जो है वो अवाम ने लड़ना है, वोट अवाम ने डालने हैं। ये जो सेनेट का इलेक्शन है इसमें तो अवाम ने वोट नहीं डालने। थोड़ा सा ताल्लुक है ना राना साहब, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि जब हम लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे तो अपने इस्तीफे हाथ में लेके निकलेंगे। आप इस्तीफा तो नहीं दे सकते ना अगर आपने सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेना है तो। नहीं, देखें जब तकारीर होती हैं तो उन तकारीर में जो है वो एक रिदम अपना होता है, लेकिन जो मैं PDM की मीटिंग्स मैंने अटेंड की हैं, इस्तीफ़ों का सेनेट के इलेक्शन से पहले इस ला पोजीशन के ऊपर कंसेंसस था कि अगर इस्तीफ़े हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो ब्रेक हो जाएगा। हाँ। और सेनेट नामुकम्मल रहेगा और इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। ठीक है, ये बात जो है ये बाद में जब ये डिस्कस हुई है जी तो इसमें जो बड़े कानूनदान या सीनियर लोग आए हैं तो उन्होंने इस बात के जरिए हुकूमत गिराना चाहते थे, जैसे कि आपने कहा कि अभी भी नून लीग की ये सोच है। लेकिन राना साहब मुझे ये बताइएगा। नहीं देखें, हुकूमत गिराना इसी तरह से था कि सेनेट जो है, सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो ब्रेक हो जाए, ठीक, और उसके बाद जो है वो लॉन्ग मार्च करके जो है वो इस्लामाबाद में जो है वो इस सिलेक्टेड हुकूमत का घेराव किया। राना साहब अब मुझे बताइए, अगर ये आप लॉन्ग मार्च कर भी लेते हैं, बड़ी तादाद में लोग निकल भी आते हैं, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? 1 डे का इवेंट होगा, वो खत्म हो जाएगा। बिलावल भुट्टो पहले ही, आप तो कह रहे हैं कि हम पहले से कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि हम डिक्टेट नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब तो बड़ा क्लियरली कह चुके हैं, हम 10 जलसे भी कर ले, कुछ भी कर ले सड़कों पे निकल के, उससे वो दबाव नहीं इस्टेब्लिश कर सकते हम हुकूमत पर जो हम अदम एतमाद की तहरीक के जरिए कर सकते हैं। तो वो तो बड़ा क्लियरली इस पर कह रहे हैं। तो आपने एक बड़ा लॉन्ग मार्च कर भी लिया तो क्या इम्पैक्ट होगा उसका? शहजाद इस हुकूमत के ऊपर इतना दबाव है, और ये हुकूमत जो है ये इंतकाम के अलावा और जो इन्होंने 2.5 साल जो है वो जो हरकतें इन्होंने की हैं, जो आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे, मैं ये बात अब इसकी तफसील में जाने का तो आपके पास टाइम नहीं होगा। ये हुकूमत ने जिस तरह से 2.5 साल निकाले हैं, ये अगले 6 माह भी नहीं निकाल सकती। को बता दूं कि ये हुकूमत चल ही नहीं रही, कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है मुल्क में। आप आगे देखें तो सही, गली मोहल्ले में और मुल्क के अंदर की इस वक्त हो क्या रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या है, लोगों के हालात क्या हैं, यानी बाज़ारों में सूरत हाल क्या है, जिसका जो दिल कर रहा है अपना जो है वो सही। राना साहब आपने इंतकाम के हवाले से बात की, उस पर मैं आता हूं। बिल्कुल टोटल जो है वो ब्रेक डाउन है। अच्छा। और ये सिर्फ लोगों को इंतकाम का निशाना बना के और इस शोर को जो है वो से हुकूमत चलाना चाहते हैं। ये हुकूमत नहीं चल सकती। अच्छा, ये 2.5 साल नहीं चली। राना साहब एक तो ये कि जो इनकलाबी इक़दामात का आप लोगों ने ज़िक्र किया था, ये इस दबाव में ये कितना टाइम और निकाल लेंगे? आखिर लोग जो है हमारे कहे बगैर, ये किसी दिन ऐसे होना है कि शायद हम पीछे रह जाएं और लोग आगे निकल जाएं। अच्छा, जो इन्होंने हालात पैदा कर दिए हैं मुल्क के अंदर, तो ये हुकूमत तो चल नहीं रही, ये किस तरह से और टाइम निकालेंगे? राना साहब आप लोगों ने पहले इनकलाबी इक़दामात की थी, वो उस तरीके से आप लोग नहीं इंप्लीमेंट कर सके और इसीलिए जनवरी में हुकूमत जाने का आपने कहा था, वो नहीं गई है। लेकिन एक दूसरी तब्दीली ये आई है कि जब इस तहरीक का आगाज़ हुआ था तो नवाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियरली कहा था कि हमारा मुकाबला हमारे निशाने पर हुकूमत नहीं है,
उनके लाने वाले हैं। और इसीलिए फजल रहमान साहब ने पहली तारीख को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हमारा लॉन्ग मार्च रावलपिंडी भी जा सकता है। लेकिन कल फजल रहमान साहब ने कहा हमारी जंग, हमारी लड़ाई तो है ही नहीं इस्टेब्लिशमेंट से, हमारे कुछ गिले शिकवे हैं और असल हदफ हमारा हुकूमत ही है। तो ये भी एक चेंज इन पोजीशन है ना। आप तो कह रहे थे मदाखलत के खिलाफ हमारी तहरीक है। ना बिल्कुल नहीं। अच्छा शहजाद इकबाल, ये बिल्कुल कोई चेंज पोजीशन नहीं है। मेरे लीडर की भी यही पोजीशन है। मियां नवाज शरीफ ने कब कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो इससे पहले किया उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए? कब मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि जी जो उन्होंने किया है उसका अजाला किया जाए? मियां नवाज शरीफ ने भी यही कहा है कि आप जो सियासी मुदाखलत कर रहे हैं इसको बंद कर दें। वो आज पीडीएम के सरबराह फजल रहमान साहब हैं, उन्होंने पहली तारीख को ये कहा था कि आप मुजरिम हैं, आपने यरगमाल बनाया हुआ है, हमारी तनकीद का रुख अब आपकी तरफ होगा। और कल वो कह रहे थे कि हमारे तो सिर्फ कुछ गिले शिकवे हैं उनसे, असल तो जो है हुकूमत के खिलाफ हमारा नहीं। तो यही देखें, बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट से यही गिला है। और ये हुकूमत जो है ये आई नहीं है, इसे अवाम के वोट नहीं लेके आए, ये अवाम के वोटों से नहीं आई, इसे इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है। इस्टेब्लिशमेंट इससे पीछे हट जाए, ये 7 दिन नहीं निकाल सकते। एक हफ्ते में ये गिर जाएंगे, 10 दिन में ये गिर जाएंगे। चले सर, वो लेकिन गिरे ना गिरे वो हमारा काम है। लेकिन राणा साहब, ये गिरे ना गिरे नहीं, बात ये है ये गिरे ना गिरे ये हमारा काम है। बाकी इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ इतना ही मुतालबा है कि ये सियासी मुदाखलत, ये सियासी जमातों की जोड़ तोड़, ये इलेक्शन में लोगों को इधर से तोड़ना उधर जोड़ना, ये बंद कर दें तो कोई झगड़ा ही नहीं है। सही है राणा साहब, लड़ाई नहीं। राणा साहब ठीक है, वो दूसरी तरफ भी हो सकता है ना। अब हुकूमत आपसे कह रही है कि सेनेट इंतखाबात आने वाले हैं, सीक्रेट बैलेट खत्म करें, वो कहते हैं आप लोग पैसा चलाते हैं। तो ये तो दोनों तरफ देखा जा सकता है। लेकिन मेरे पास वक्त कम है, एक अहम इशू पे बात करना चाह रहा हूँ। शहजाद अकबर साहब ने आज क्या कहा है, जरा सुन लीजिए कि 200 रुपए जो रिकवर करवाए उसमें से 24 अरब रुपए वो रिकवर हुए हैं जहां पे आपके लोगों ने, आपके सियासतदानों ने सरकारी इमलाक को कब्जे में लिया हुआ था। सुनिए प्लीज। सिर्फ पंजाब में 210 अरब रुपए से जायद रिकवरी हुई है पिछले 2.5 सालों में। 210 अरब की रिकवरी में से मैं आज आपसे 36 लोगों के नाम शेयर करता हूं, उनकी डिटेल शेयर कर रहा हूं। सबका ताल्लुक अल्लाह के फजल से PMLN से है, जिनसे तकरीबन 24 अरब रुपए की रिकवरी हुई है और 8085 एकड़ ज़मीन है। और ये चीज़ें इनसे रिट्रीव कर ली गई हैं और ये कौमी खजाने में सारी चीज़ें जमा करा दी गई हैं। जी राणा साहब, तो क्या नून लीग के सियासतदानों ने 8085 एकड़ शहजाद जमीन कब्जे में ली हुई थी सरकारी? ये शहजाद सुन लें, ये फ्रॉडिये हैं और ये ऐसे रंगबाज हैं कि ये झूठ के अलावा कोई बात नहीं करते। ये 210 अरब की बात कर रहे हैं, इसमें से 1.5 अरब तो है ये खोखर बरादरान का। ये खोखर बरादरान से जो ये जगह कह रहे हैं कि हमने वागजार करवाई है, उससे ये मुझे 10 रुपए रिकवर करके इस खजाने में जमा करा के दिखा दे। तो जमीन तो बाजी है न, कहाँ बाजी आप करा ली? जमीन वहीं पे है, उठा के ले गए हैं। ये जमीन उठा के तो नहीं लेके जाएंगे, लेकिन जमीन वहीं पे है, रियासत के कंट्रोल में तो आ जाएगी ना, हुकूमत के कंट्रोल में तो आ जाएगी ना। ना 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 कोई चले तो फिर रियासत बेच ले। फिर ये रियासत जो है ना, ये जितनी ज़मीन ये कह रहे हैं कि वागजार करवाई है, उस ज़मीन को ये सुबह उसको जो है उसकी नीलामी करें और नीलामी करके 10,000 रुपए खजाने में जमा कराएं और हमें और आपको रसीद ला के दिखा दें। नहीं सुन रहे सर, ये सवाल है ना, हुकूमत उसके साथ जो भी करे। नहीं क्या कब्जा था या नहीं बात है। कब्जा कानूनी था, गैर कानूनी नहीं था। इन्होंने जो किया है गैर कानूनी किया है, इन्होंने जुल्म किया है, इन्होंने ज्यादती की है। ये उस जगह को वागुजार ना कर सकते हैं, ना उसको जो है नीलाम कर, ये करें नीलाम, उसमें से 10,000 रुपए की रसीद ला के आपको दिखा दें। मियाँ नवाज शरीफ से लेके ये अपना खोखर बरादरान तक इन्होंने जो पैसे रिकवर किए हैं उनकी रसीद दिखाएंगे। ये मियाँ नवाज शरीफ से 300 अरब रुपए ये अपना जो है वो वागजार करना चाहते थे, करवा लिया है वागजार इन्होंने। मियाँ नवाज शरीफ से कितने अरब रुपए इन्होंने, ये सारा फ्रॉड है इनका। इस फ्रॉड के ऊपर इन्होंने लोगों को लगाया हुआ है। मैं आपका सवाल भी ये बिल्कुल रंगबाजी है सारी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं बाजी है,
अगर वो कहते हैं कि अरबों रुपए रिकवर हुए हैं तो 1 रुपया भी दिखा दीजिए, 10,000 रुपए दिखा दीजिए कि रिकवर हुए हैं। एक ब्रेक के बाद शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जिन्होंने दावा किया है कि 36 जो सियासतदान हैं उनका ताल्लुक PMLN से है और उनसे 24 अरब रुपए की ज़मीन हमने बाजियाब करवाई है, रिकवर करवाई है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। आज वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर साहब ने यह दावा किया है कि पिछले 2.5 साल में पंजाब में सिर्फ 210 अरब रुपए की सरकारी ज़मीन रिकवर की गई है और उसमें से 24 अरब रुपए रिकवर हुए हैं 36 PMLN के पॉलिटिशियन से। इस पर मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर साहब ने। शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस मामले पर मैं आता हूँ, लेकिन ज़रा बताइएगा, जो PDM ने अल्टीमेटम दिया था वज़ीर आज़म के इस्तीफे के लिए, उसमें 3.5 घंटे रह गए। क्या इस वक्त कोई इम्कान है वज़ीर आज़म साहब इस्तीफा लिख रहे हो? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने अभी ये कहा है कि आप उम्मीद ना हारे, अगर किसी में शर्म होगी तो वो इस 3.5-4 घंटों में भी इस्तीफा दे देंगे। मेरा ख्याल है जो अगर इनकी बहुत ख्वाहिश और दिल रखने के लिए वज़ीर आज़म साहब कुछ करें भी तो उस पर डेट डालेंगे 31 जनवरी 2031, तो उससे पहले तो होनी नहीं है। लेकिन आज 12 बजे के बाद इनमें अगर शर्म हुई तो ये खुद अपने इस्तीफे दे दें। सही, क्योंकि उन्होंने कहा तो यही था, हम इस्तीफे देंगे। अब तो हर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखना है कि उनकी लॉन्ग मार्च का जब प्लान होगा उस पर भी आपसे तफसील से बात करेंगे। आज की प्रेशर पे आते हैं दोबारा। गर्मी हाँ, आपने कहा कि 210 अरब रुपए हमने रिकवर किए हैं, जिसमें से 24 अरब रुपए 36 नून लीग के सियासतदान हैं उनकी तरफ से किए गए। इसका जवाब दिया और ये कहा है कि ये सिर्फ दबाव डालने की कोशिश है, सियासी विक्टिमाइजेशन है, हमारे लोगों की वफादारियां तब्दील करवाने की कोशिश है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये जवाब आया है नून लीग की जानिब से। देखिए शहजाद, ये इस इशू को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। मैंने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में भी कहा कि ये कोई किसी एक सियासी क्लास की बात नहीं है, लेकिन एक ख़ास तरह का गिरोह है जो ऐसी ही सरपरस्ती हासिल करके सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करता है। उसके अंदर एक मिसाल दी कि ये 36 लोगों का डेटा शेयर किया है और ये तमाम जो है इसके ऊपर FIRs भी हुई हैं, लैंड रिट्रीव हो चुकी है। उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा ऐसी जगह है, मिसाल के तौर पे खुर्रम दस्तगीर साहब का पेट्रोल स्टेशन था गुजरांवाला के अंदर, उसके अंदर अब पब्लिक पार्क बना दिया गया है। अब ये चीज़ें रोज़े रोशन की तरह यहाँ हैं, इससे इनकार तो किया नहीं जा सकता। लोग गवाही देंगे, आपके कैमरामैन जाके ऑन ग्राउंड देख सकते हैं। अब ये जो बात कह रहे हैं वफादारियाँ तब्दील करने की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वो जमात है जो इस वक्त शिद्दत से कोशिश कर रही है कि अब वफादारियाँ किसके लिए तब्दील करनी है। सेनेट का इंतखाब आ रहा है, सेनेट के इंतखाब के लिए तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चले गए हैं कि इंटरप्रटेशन कर दीजिए कि अगर सिर्फ कानून साजी करने से ओपन बैलेट हो जाए ताकि ये खरीदो फरोख्त का सिलसिला बंद हो, तो हम तो उसके लिए भी तैयार हैं। हमने बिल भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का टेबल कर दिया है नेशनल असेंबली में, नून लीग आके उसको वोट कर दे, 2/3 मेजोरिटी आ जाएगी, पीपल्स पार्टी उसको वोट कर दे, सिलसिला खत्म हो जाएगा। वी हैव शोन आवर कार्ड्स, हमने तो मेज पे रख दिया है। साहब, एक तो आप चाहे अफजल खोकर साहब हो, उस दिन आपने सुना उन्होंने असेंबली में बताया कि इंतकाल हुआ है उस प्रॉपर्टी का, बोनाफाइड परचेजर है वो, ये कह रहे हैं हमने स्टे ऑर्डर लिया था फिर भी आपने उसको गिरा दिया। और दूसरा अहम सवाल आज ये उठता है कि क्या यहाँ पर भी सारे के सारे नून लीग के थे, कोई पीपल्स पार्टी नहीं, कोई PTI नहीं, कोई काफ लीग नहीं, सिर्फ क्या कब्जा माफिया नून लीग में ही थे? और अगर ये आता है कि सिर्फ नून लीग में थे तो फिर तासुर तो उभरेगा ना कि शायद ये विक्टिमाइजेशन हो। देखें, किसी शख्स की तकरीर करने पे तो कोई पाबंदी नहीं है, वो कुछ भी बात कर सकता है। जो अफजल खोकर साहब ने तकरीर की उसके जवाब में बाबर अवान साहब ने उनको ईवान में जवाब भी दिया और ये बताया कि कोई इनके पास स्टे ऑर्डर नहीं था, कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था। बेशक आप 4-5 लोगों से ये तो आपका अपने लेयरिंग करते हैं, लेकिन जो सरकारी रकबा होता है, सरकारी रकबे की चीज़ कभी भी इसको चेंज नहीं किया जा सकता। और वो पहले उसके ऊपर ड्यू प्रोसेस हुआ, वो पूरा इस्टेब्लिश हुआ, रेलेवेंट फोरम के ऊपर इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद उसकी तकसीम होती है, फिर उसके बाद वो सरकारी ज़मीन का कब्ज़ा लिया जाता है। और ये जो फरमाते हैं कि ये लाहौर हाई कोर्ट भी गए थे उससे अगले दिन, अगर सरकारी उमाल ने कोई भी नाजायज़ इनके साथ काम किया होता तो सब के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जानी चाहिए थी। किसी के ऊपर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगी, बल्कि अदालत ने भी कहा कि आपका जो कोई इशू है आप सिविल कोर्ट में जाके डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लीजिए। अच्छा, इनका जो घर है उसमें भी 2 हिस्से हैं। एक तो 45 कनाल सीधी सीधी सरकार की ज़मीन थी जो रिट्रीव करा ली गई, बाकी भी जो है उसके अंदर बहुत सारी सिविल पार्टीज़ का इनके साथ डिस्प्यूट चल रहा है, आम लोग हैं जिनकी ज़मीन के ऊपर कब्जा हुआ है, उसमें रियासत का कोई किरदार नहीं है, वो तो अपने उस प्रोसेस में से गुजरेंगे, उन लोगों के साथ भी ज्यादती हो रही है। लेकिन जो सरकारी ज़मीन है उसको रिट्रीव कराया गया है।
दूसरा शहजाद, आपने जो सवाल का हिस्सा है कि जी इसमें सिर्फ नून लीग के लोग हैं, इसमें कुछ पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं। नैयर बुखारी साहब से आपको कुछ अरसा पहले इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ज़मीन रिट्रीव करवाई गई है। बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने तवातर के साथ पंजाब में, ये पंजाब का डेटा था, पंजाब में इनकी हुकूमत रही है, इन्हीं के लोग रहे हैं और यही वो लोग थे जिनकी सियासी सरपरस्ती की गई जाके वो काम करें। अब कोई भी बंदा अगर इस हुकूमती पार्टी का है जिसने कोई भी सरकारी वसाइल इस तरह का इस्तेमाल किया है तो उसकी निशानदेही कर दीजिए। हमने तो बिल्कुल अपने आप को सामने आपके रख दिया है। अच्छा, लेकिन शहजाद अकबर साहब देखिए, ऑपोजिशन का तो एक बयानिया आपके खिलाफ है कि आप सियासी विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ कई मरतबा शोज में ये डिस्कस हुआ है कि आला अदालतों के फैसले हैं, उनके रिमार्क्स हैं कि सियासी इंजीनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है एहतसाब का कानून। फिर नैब चेयरमैन के हवाले से खुद ही इल्जाम है कि वो हुकूमत के खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन जब उनकी एक मुतनाज़ा वीडियो सामने आ गई तो उनका रुख सिर्फ ऑपोजिशन की तरफ हो गया। फिर DGFIA का ये कहना एक इंटरव्यू में कि मेरे ऊपर दबाव था कि जो मुखालफीन है उनके खिलाफ केसेस बनाए, कोई तस्वीर का मामला हो तो उस पर बगावत का केस बना दे, गद्दारी का केस बना दे। ये एक बड़ी चार्जशीट है आपकी हुकूमत के खिलाफ, तो फिर कैसे ये मान लिया जाए कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये इंडिपेंडेंट हो रही है? सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि चार्जशीट जो है उसके लिए कोई सब्सटेंस होना चाहिए, महज किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना काफ़ी नहीं होता। मैंने तो आज आपके सामने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो दिखाए और वो जो पूरा एक लिस्ट दी उसके अंदर, अब मुझे बता दीजिए, मैंने तो आज नैब की कोई बात ही नहीं की। अगर आप कहते हैं जी कि नैब का इदारा सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है तो मैं उन तमाम लोगों से कहूँगा वो इसको बंद क्यों नहीं कर देते। आप आज जो आपसे बात की गई इसमें नैब के तो इदारे की बात ही नहीं है, एहतसाब के इदारे की भी किसी की बात नहीं है। ये तो रेवेन्यू के डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, प्रोविंशियल एंटी करप्शन हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन से तो काम लेकिन हो रहा है। जो पूरा एहतसाब है उस पर जो सवाल उठता है, मैं इसलिए आपको बता रहा था कि नैब के हवाले से क्या है, DGFIA खुद क्या कह चुके हैं। दो चीज़ें हैं शहजाद। एक चीज़ है कि एहतसाब के ऊपर सवाल कौन उठाता है। एहतसाब के ऊपर सवाल वही उठा रहा है जिसका एहतसाब हो रहा है, जो पकड़ा जा रहा है, जिसकी चोरी सामने आ रही है, वो पूरे प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाया। जजेस का कौन सा एहतसाब कर रहे हैं? वो सवाल देखिए, मैं शहजाद आपसे बारह कह चुका हूँ, कमेंट देना उसकी कोई जुडिशियल वैल्यू नहीं होती। आप अगर समझते हैं कि कोई चीज़ स्पेसिफिकली जहाँ पे इस तरह की चीज़ हो रही है तो देयर हैज़ टू बी अ जुडिशियल ऑर्डर, क्योंकि देखिए हमारा तो जो भी कानून है, जो भी एक्शन है, चाहे वो नैब का है, एंटी करप्शन का है, FIA का है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है, हर चीज़ का जुडिशियल रिव्यू होता है। जो एक्शन है, जो समझा जाए उसको फौरी तौर पर नलीफाई है ना साद रफीक साहब की, लेकिन उस पर भी बहुत कुछ कहा गया। मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा, एक स्पेसिफिक चीज़ आपको सुनाना चाह रहा हूँ शहजाद साहब, क्योंकि आपके हवाले से आज अता तारर साहब ने बात की, जरा सुन लीजिए, इसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगा इस पर। शहजाद अकबर साहब, एक बात आप कान खोल के सुन लें, आपने तो इस मुल्क में नहीं रहना, आपकी अहलिया भी स्पेनिश है, आप शायद स्पेन में चले जाएंगे, जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आप क्लेम करते हैं उनकी। हमने इधर रहना है और आपको हम नहीं छोड़ेंगे। आपने जिस तरीके से गौहर नफीस नामी आदमी को DG एंटी करप्शन लगवाया, पंजाब की हर तहसील में हमारे लोगों के खिलाफ पर्चे रजिस्टर करवाए, इसका हिसाब गिन गिन के लेंगे, एक एक का हिसाब लेंगे आपसे। आपका नाम इंशाल्लाह ECL में होगा, आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ये मैं आपको बता दूं। जो अरबों रुपया इस कौम का आपने सिर्फ अपने अंधे इंतकाम की हवस में जाया करवाया है, एक एक पाई का आपसे हिसाब लिया जाएगा। जी शहजाद साहब, इसमें मैं ये भी ऐड करता चलूं, आज उन्होंने कहा कि एक साल पहले आपके भाई मुराद अकबर साहब ने पिंडी के एक मौजे में कब्जा करने की कोशिश की, सरकारी गाड़ी वहां पे लेकर आए, मियां मोहम्मद सुमरो से वहां पे आप लोगों का सामना भी हुआ और इसके बाद 4 जो सीनियर एहलकार थे DC रावलपिंडी इंक्लूडिंग, उनको हटा दिया गया। ये इल्जाम आप पे लगाए, वो कह रहे हैं आपको नहीं छोड़ेंगे हम लोग। अच्छा नहीं, देखें इसके दो हिस्से, दोनों पे बात कर लेते हैं। पहले तो मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि इस वक्त जितनी सख्त तकलीफ इन साहिबान को है उसकी मेन वजह ये नहीं है कि कोई जेलों शेलों का मामला है, मेन वजह ये है कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट हिट हो गया है। वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो सरकार का अवाम का पैसा था उसके ऊपर काबिज हुए थे, वो सरकार हरकत में आई, उसने वो चीज़ वापस ले ली, अब आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट हिट हो गया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ और कर्ब का शिकार हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इनमें से जो भी उन्होंने धमकियाँ शमकियाँ दी हैं और जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं, शहजाद इकबाल साहब, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में मासवाए तालीम के जो मेरे 5 साल 4 साल 6 साल गुजरे हैं बरतानिया में, मैं तो कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं रहा। मैं तो मेरी तमाम स्कूलिंग, मेरी तमाम एजुकेशन पाकिस्तान की और एक मतवसत किस्म की स्कूलिंग है, वो सारी है। मैं आगे भी इधर रहूँगा, तो ये अपने जितने इन्होंने शौक़ पूरे करने हैं वो कर लें। दूसरा जो हिस्सा है इन्होंने बात की, इनको मेरा मशवरा है कि ये थोड़ी सी तहकीक कर लिया करें।
ये जिस किस्से की जिक्र कर रहे हैं, उस किस्से में मैं आपको भी उन गाड़ियों का नंबर भी दे देता हूँ। वहाँ पे जो सरकारी गाड़ी गई थी उसका नंबर है GAE 538 और एक प्राइवेट गाड़ी थी UC1 के नाम से। दोनों डबल कैबिन्स थी, दोनों गाड़ियाँ, एक प्राइवेट गाड़ी के ऊपर भी पुलिस की बत्तियां वगैरह लगी हुई थी। अच्छा, अगर ये आप खुद रिसर्च करके देख लीजिए कि ये गाड़ी किसके इस्तेमाल में है। मैंने कभी भी, मेरे किसी फैमिली मेंबर्स नहीं, वो तो अपने हर चीज़ के खुद जिम्मेदार है, लेकिन मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर देखिए इस किस्म की चीज़ होती तो जिस तरह के मैं इस माफिया से निपट रहा हूँ, ये मुझे छोड़ते, ये सिवाय इल्जाम तराशी के कुछ नहीं कर सकते। माफिया करप्ट आप उनको कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ये बता रही है कि मुसलसल 2 साल पाकिस्तान की रैंकिंग गिरी है क्योंकि जो करप्शन का तासुर आपकी हुकूमत में बढ़ा है। देखिए इसमें भी थोड़ा अगर आप बात करना चाहें तो जरूर बात करिए। ब्रीफली करप्शन, देखिए आप दो चीज़ें हैं, एक तो रैंकिंग है जो कि नंबर्स हैं, दूसरा है आपकी जो मार्किंग है, आपके मार्क्स कितने हैं। तो इस साल का जो है वो 1 नंबर का फ़र्क पड़ा है 30 से 31 में। पहली तो ये है, ये परसेप्शन है। परसेप्शन के साथ साथ दूसरा है कि आप अगर उसकी मेथोडोलॉजी देख लीजिए तो मेथोडोलॉजी के अंदर वेरियस उसमें एलिमेंट्स होते हैं, वो सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड करप्शन से मुतल्लिक नहीं है। सर यही डॉक्यूमेंट नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान साहब कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं, आपके इल्म में भी है ये? देखिए दो चीज़ें हैं, करप्शन, या तो देखिए अभी इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ये बताइए कि अगर इस दौर में आप ये कह रहे हैं करप्शन परसेप्शन में इजाफा हुआ है, तो मुझे ये रिकवरीज बता दीजिए, क्या ये हवा में हो रही हैं? 390 वक्त बिल्कुल खत्म हो गया शाह साहब इस पर बात करने के लिए, बट थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ थे। एक ब्रेक के बाद एक और इशू बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। इकोनॉमिक रिकवरी के मुस्बत इशारे मिल रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं वो इंकरेजिंग है। कल जो FPR के टैक्स के नंबर्स आए उसमें ये बताया गया कि जो 7 महीने का टारगेट है उससे ज़्यादा 20 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुई है। और इसके अलावा आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने और असद उमर साहब ने ट्वीट किया है कि जो इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं जनवरी के, वो उससे कम थे जो जब हम हुकूमत में आए थे उस वक्त जितनी इन्फ्लेशन थी। आज असद उमर साहब ने अपने ट्वीट में यह बताया कि CPI इन्फ्लेशन 5.7% पर आ चुकी है, जबकि कोर इन्फ्लेशन 5.4% है। ये नंबर्स अगर दुरुस्त है तो यकीनन काफ़ी इंकरेजिंग नंबर्स हैं और इस पर मजीद बात भी करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत मुजम्मिल असलम साहब ने। मुजम्मिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, आज असद उमर किया है कि 5.7% CPI इन्फ्लेशन है। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगी, या ये नंबर्स आपके लिए सरप्राइजिंग है? देखें शहजाद, पहली बात तो ये कि जब मैं और आप अभी यहाँ बोलेंगे कि महंगाई कम हो गई है तो लोग जो है हुकूमत के साथ हमें भी जूतियां मारेंगे और वो कहेंगे कि भाई ये दोनों भी झूठ बोल रहे हैं बैठ के। तो उसके लिए पहली बात ये कि ये महंगाई की जो डेफिनेशन है लोगों को हम बता दें। ये जो 5.8% ये बोल रहे हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि 10% से कम होकर 5.8% हो गई है या 7% हो गई है, तो लोगों के जहन में ये होता है कि चीजों की कीमतें नीचे आ गई हैं। ये इन्फ्लेशन का जो नंबर आता है जी, ये बताता ये कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल कितने फीसद महंगाई बढ़ी है। तो यानी कि पिछले साल के मुकाबले में कीमतें बढ़ी हैं, कम नहीं हुई, लेकिन उसकी अब मतलब जो महंगाई की रफ्तार थी वो कम हो गई। जी हाँ, तो ये रफ्तार कम हुई है। अच्छा, ये जो नंबर आज जो असद उमर साहब ने कोट किया है, ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये ऐसा नंबर आएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि अभी 1 तारीख अभी जो है पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ी हैं, बिजली की कीमतों का भी ऐलान हो गया बढ़ने का, घी तेल जो है अपनी रिकॉर्ड हाई पे जो है चल रही हैं, सब्जियों की कीमतें नीचे जरूर आई हैं बहरहाल 1 महीने पहले, लेकिन इस वक्त तक अगर आप ओवरऑल चीजों को देखें तो वो जो है महंगी हो रही है, वो सस्ती नहीं हो रही। तो ये नंबर एक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जब इदारा शुमारियात कल इसको बाकायदा तौर पे पब्लिश करेगा और हम भी देखेंगे कि कौन सी चीज कम हुई है। मुजम्मिल साहब ये बताइएगा कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, टैक्स रेवेन्यू हमने टारगेट से ज्यादा कलेक्ट किया है, हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स भी जो है वो अच्छी ग्रोथ शो कर रहे हैं, फिर वजह क्या है कि IMF अभी भी ये कह रहा है कि 1.5% की ग्रोथ होगी खाली इस माली साल में, जबकि इंडिया की रिकवरी 11% की ग्रोथ दिखा रहे हैं, हमारा अपना टारगेट भी ग्रोथ का सिर्फ 2% है। अगर नंबर्स इतने पॉजिटिव हैं तो ग्रोथ क्यों सिर्फ 1.5-2% की एक्सपेक्ट की जा रही है? मैं ये समझता हूं कि IMF ने, जब से हम IMF के प्रोग्राम में आए हैं, कि IMF ने पाकिस्तान की जो माशी इशारियों की जो प्रिडिक्शन की है उसमें वो बहुत गलत हुआ है।
जैसे कि हम 2018 में जब IMF प्रोग्राम में आ गए थे 19 में, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का 2019-20 का जो जारी खसारा है वो $12 अरब रहेगा, वो सरप्लस हो गया। इसके अलावा उन्होंने महंगाई की जो शरह प्रेडिक्ट की थी वो भी बहुत ज्यादा की थी, अब वो आपके सामने आ गया। बहरहाल शरह नमू भी इन्होंने जो है हम पे बड़ा एहसान किया और पिछले हफ्ते ही इसको रिवाइज किया आधे % से 1.5%। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो शरह नमू GDP है और 4 से 5% रहेगी। अच्छा, उसकी मैं कैलकुलेशन साल 2020-21 में 4 से 5% की ग्रोथ रहेगी? जी जी बिल्कुल रहेगी। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। एक GDP ग्रोथ को पैमाना होता है कि एग्रीकल्चर में कितनी ग्रोथ आई, सर्विसेज में कितनी आई, कारखानों में कितनी ग्रोथ आई। एक उसी का उल्टा तरीका होता है कि आप इखराजात से गिनते हैं कि आपकी अगर किसी की आमदनी का तखमीना लगाना हो तो आप या तो उससे आमदनी पूछ लें या वो किस तरह इखराजात कर रहा है, तो उससे पता लग जाता है कि इसकी आमदनी कितनी है। तो अगर ये इखराजात की अप्रोच में 4 बहुत अहम चीज होती हैं। एक होती है प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन, एक होती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक होती है आपकी नेट एक्सपोर्ट्स और एक होती है इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन से शुरू हो जाते हैं, जितने नंबर आ रहे हैं, ऑटो सेल्स के नंबर, सीमेंट्स के नंबर, सेल्स के नंबर, फर्टिलाइजर्स के नंबर, सेल्स के सारों के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई आ रहे हैं, डबल डिजिट में आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह कि कंजम्पशन ग्रोथ हाई है। दूसरे नंबर पे आ जाए गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल के मुकाबले में तरक्याती इखराजात पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिए और वो नजर आ रहा है कि वहां से भी ग्रोथ आएगी। तीसरी, आप खुद देख लें कि पिछले सालों के मुकाबले में आपकी जो नेट एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट एकदम पिकअप करना शुरू कर गई है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और चौथा, प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफटेक, ये होती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इसका नंबर भी बहुत अच्छा आ रहा है। और इसके अलावा स्टेट बैंक ने जो कोविड की उसकी शक्ल में जो फैसिलिटीज दी थी, पेरोल फाइनेंसिंग, टर्फ की जो टेम्परेरी इकोनॉमिक रिफॉर्म वाली वो दी थी, वो उसको भी आप देखें तो ये सारे इशारे जो हैं ये इतने रोबस्ट है कि आप ये देखेंगे स्टेट बैंक ने अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी दी अपनी, उसमें भी ये बोला है कि हमें टारगेट से ऊपर का अपसाइड रिस्क नजर आ रहा है, यानी कि उन्होंने कोई नंबर नहीं दिया। लेकिन इसको अगर अदर वे अराउंड देखें, आपको क्या लगता है कि जैसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसके नंबर तो बड़े बेहतर हैं, SME के नंबर जो है वो उतने बेहतर नहीं है नजर आ रहे जितने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के हैं। फिर सर्विसेज सेक्टर कोरोना की वजह से ऑब्वियसली मुतासर है। एग्रीकल्चर का आउटपुट कितना होगा? क्या ये 2 सेक्टर्स आपके ख्याल में, एग्रीकल्चर और सर्विसेज खासतौर पे, इसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है? क्या उस वजह से आप समझते हैं कि जो ग्रोथ टारगेट दिया जा रहा है वो 2% के आसपास है? देखिए, मैंने अपनी मईशत की कैलकुलेशन में बड़ा सिंपल रखा है। आपकी जो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग अगर अच्छी होती है तो सर्विसेज ऑटोमेटिकली बढ़ती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो ज्यादा ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा आपको होलसेल एंड रिटेल की जरूरत पड़ेगी, फिर रिटेल होगी, ठीक है ना। तो वो खुद ब खुद सर्विसेज कॉम्प्लीमेंट करता है मैन्युफैक्चरिंग से। सही है। आपने बता दिया मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ गई है। एग्रीकल्चर में अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर में हमारी कॉटन क्रॉप के अलावा अब जो दिसंबर से जो क्रॉप, मेज की क्रॉप जो है ऑल टाइम हाई लगी है, ठीक है। इसके अलावा शुगर केन की क्रॉप पिछले साल से बेहतर आई है, हालांकि इतनी वो नहीं है कि जो हमारे मुल्क के हिसाब से हो, डिमांड एंड सप्लाई गैप है, लेकिन बेहतर आई है। वीट पे ऑलरेडी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सोइंग हो गई है। तो ओवरऑल जो है ये दिखा रहे इशारे। अच्छा, फिर आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आपने कहा स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज वो परफॉर्म वैसा नहीं कर रही जैसी लार्ज स्केल कर रही है। असल में जब हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है तो ये स्मॉल स्केल का नंबर हम खुद डाल देते हैं, पंच कर देते हैं, यानी कि 8% ग्रोथ, 9%, इसका कोई सर्वे नहीं होता। तो बहुत सारी चीजों का सर्वे नहीं होता, जैसे कि ये जो है आपकी लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक आपकी एग्रीकल्चर का 50% है, तो ये एक साथ नंबर डाल देंगे कि जी 5% से जो इस दफा बकरे गाय। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4% से ज्यादा की ग्रोथ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब हमारे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।